हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार घोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से चंद हफ़्ते पहले अगर आपको कोई कहता कि शुमाली इलाका जात की सैर को चलते हैं तो ज़ाहिर है ख़ासा मसला हो जाता, क्योंकि बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती, आपको पता है हमारी हुकूमत टूरिज़म पे ख़ासी तवज्जो दे रही, जो नहीं भी जाना चाहते उनको भी पकड़ पकड़ के शुमाली इलाका जात लेके जा रहे थे। और फिर कुछ करना ऐसा हुआ कि शुमाली इलाका जात में एक इलेक्शन अनाउंस हुए जो अब 15 तारीख को यानी आने वाले इतवार को होंगे। तो हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो हैं वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ जो पॉलिटिक्स है इस वक्त सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स वो शुमाली इलाका जात ही बन गए। हमारे नुमाइंदे नादिर गुरमानी शुमाली जात की हाल ही में सैर करके आज ही वापस पहुँचे, शुक्र है पहुँच गए हैं। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि नादिर, ये बताइए कि आपका जो अंदाज़ा है क्या है, किस तरह की इलेक्शन कैंपेन चल रही है वहाँ पर? जी देखें, जो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की एक कैंपेन नज़र आ रही है कि तकरीबन गुज़िश्ता एक महीने से एक महीना होने वाला है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर जो फोकस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का वो इस वक्त गिलगित ही लग रहा है, क्योंकि जो कोयटा का जलसा था वो भी उन्होंने मिस किया और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पर गई थी, कुछ इलाकों में उन्होंने जलसों से खिताब किया, फिर वो वापस इस्लामाबाद आ गई और आज वो गिलगित में ही मौजूद हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो ज़्यादा फोकस है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है, और वो उन इलाकों में भी गए हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो मकामी रहनुमाएँ उनका भी कहना है कि वो खुद उन इलाकों में कभी नहीं गए। तो इस हवाले से ये तमाम जो सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो एतमाद का फुकदान हमें नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद है उसमें एक तरफ कहा जा रहा है, जैसे आज मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई है तो उसमें ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन साथ ही देखें तो जो पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं उसमें नून लीग के बंदे तोड़ के वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सीट एडजस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उस पर मुत्तफ़िक होकर और उस पर ये इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हमने साथ चलना है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक दूसरे के जो उम्मीदवार हैं वो भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जैसे यहाँ पर एक नादिर, मैं सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर रिवायती तौर पर ये होता है कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत बना लेता है। आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखा, उसके बाद नवाज़ लीग के दौर में भी देखा, नून लीग के। तो अब आपका क्या ख्याल है? पहले तो ख्याल यही था कि आराम से PTI जो है वहाँ मार्का मार लेगी और कोई इतना मसला नहीं होगा, ऐसा ही है? इस वक्त वहाँ पर जो कुछ हल्के जिन जिन इलाकों में हम गए हैं वहाँ पर हमें नज़र आया कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो स्ट्रांग नज़र आए, लेकिन जो PTI की वहाँ पर पोजीशन है वो भी खासी मजबूत नज़र आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिलावल भुट्टो साहब अगर वहाँ पर 20 या 25 दिनों से मौजूद हैं तो तमाम जो सीटें हैं या 10 से ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जीत सकती है। खुद वहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर जो हमने वो सारा वहाँ पर एक क्राउड देखा PTI का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, तो खासा जो प्राउड है, जो कारकुनान हैं वो PTI के भी चार्ज्ड हैं। और वहाँ पर जो मकामी लोगों से गुफ्तगू हुई तो उनका भी कहना था कि यहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार हैं वो स्ट्रांग हैं। कुछ उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी के थे वो भी वहाँ से विड्रॉ किया, दो जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। तो इसी तरह वहाँ पर PTI की इस वक्त भी कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पर उनकी खास। नादिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल पहले तक PTI का जो वजूद है वहाँ खासा मामूली किस्म का था, गिलगित में भी और बल्तिस्तान में भी। फिर खबरें आने लगी कि मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग हैं उनको असम्बल करके वहाँ PTI गिलगित बल्तिस्तान को तरतीब दिया जा रहा है। अब PTI वहाँ इलेक्शन जो है वो तनहा तो नहीं लड़ रही, वहाँ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी उसके साथ है और दीगर जमातें, मजहबी जमातें दीगर पार्टियों के साथ है। तो इस तनाजुर में हमें बताइए कि जब आप कहते हैं कि PTI का भी जोर है या पीपल्स पार्टी का भी जोर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी अपनी स्ट्रेंथ के अलावा जो बुनियादी स्ट्रेंथ है वो मजहबी जमातों की हो, जो इलाकाई हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को
देखा जाता है कि वो हुक्मरान जमात या ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ ही जाएंगे। तो इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 100 से ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और वहाँ पर जो हमने देखा कि ये सुनने में आया कि वो हैं तो आज़ाद लेकिन वो पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर पीटीआई ने पहले अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उन आज़ाद उम्मीदवारों ने जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए तो पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को पीछे हटने का इशारा दे दिया था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर पीटीआई जो है उसको मजहबी जमातों समेत जो वहाँ की जमातें हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है, और ये कोशिश की जा रही है जैसे उनकी जानिब से पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनको नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्तें भी दायर की गई, और तमाम जो जमातें हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अलावा वो तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक थीं पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई जो है वो ना सिर्फ बजाते खुद वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है या खुद जोर लगा रही है, लेकिन उन आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ भी देख रही है। अच्छा नादिर, जब हम ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वही हुकूमत बनाती है आज़ाद कश्मीर में भी और ख़ुसूसन अब गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में, तो क्या ऐसा कंट्रोल मेकनिज़म होता है जिसे अपोजिशन बाज़ों का धांधली कह देती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जितने सरकारी अफसरान से लेकर के और बहुत प्री पोल तो इस तरह की कोई आपने कैफियत देखी है कि वफाकी हुकूमत, जैसे आपने कहा आज़ाद भी उधर ही जाएंगे और ट्रेडिशनली जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी गिलगित बल्तिस्तान को बहरहाल सूबे का जो है स्टेटस नहीं मिला है और ना ही उनके अपने इख्तियारात इतने हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? देखिए, ये हम इस तरह भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जो एक अदालती फ़ैसला आया था कि वुज़रा और जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो गिलगित 72 घंटों में छोड़ दें, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने उसको फ़ैसले को चैलेंज किया और बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद है और वफाकी वुज़रा भी। लेकिन उस अदालती फ़ैसले के बाद वहाँ के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि वफाकी वुज़रा जो हैं वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो गिलगित बल्तिस्तान छोड़ दें। लेकिन आज ही आपने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, मुराद सईद साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जलसों से खिताब भी किया। तो देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपने जो अहकामात हैं, जो अपने ज़ाब्ता इखलाक है, फिर वो दबाव हो या वफाकी वुज़रा हैं या कोई कुछ भी सूरत हाल हो, लेकिन वो उस ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराने में जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, कामयाब नज़र नहीं आ रही। तो पीपल्स पार्टी नून लीग ने इस बात का खदशा भी ज़ाहिर किया है कि प्री पोल जो रिगिंग है वो नज़र आ रही और उसमें खुद वफाकी हुकूमत का हाथ है और वफाकी हुकूमत ही जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं उनको मुतनाज़ा बनाना चाहती है। तो इस हवाले से ये देखने को आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को तो रोका जाता है, लेकिन वफाकी वुज़रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो चले जाएं, लेकिन वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो असर रसूख कहें या कुछ और, लेकिन ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। अच्छा नादिर, पिछले माह हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में बाबा जान की रिहाई के लिए काफ़ी मुजाहरे हुए और इस हद तक वो हुए कि मेरा ख्याल है कि तमाम जो वहाँ पर मुकामी सियासी पार्टियाँ हैं वो भी शरीक हो गई इन मुजाहरों में। और अभी मैं देख रहा था कि मरियम नवाज शरीफ ने भी जिक्र किया है, मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया है और भी पीटीआई वालों ने भी जिक्र किया है। किस हद तक ये एक कैंपेन इशू बन गया है गिलगित बल्तिस्तान में? बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर जो 3 जलसे किए थे, नगर खास में किया था, गुलमत में किया था और गोजाल के इलाकों में जब बिलावल भुट्टो गए थे तो उन्होंने वफाक की जानिब से जो गद्दारी के मुकदमात थे उनका जिक्र करते हुए बाबा जान का जिक्र किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो वकला हैं उनसे मुलाकात भी हुई है और इस मामले पर गुफ्तगू भी हुई है और उनको कहा गया है कि इस मुकदमे को लड़ा जाए। तो बज़ाहिर इसके अलावा कोई इस मामले पर मीटिंग नज़र नहीं आई। वहाँ पर जो मकामी लोग थे उनकी तरफ से भी जलसे के दौरान ये आवाज़ उठी कि इस मामले पर आवाज़ उठाई जाए, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि इस मामले पर जो है वो जो वकला हैं उनसे बात हो रही है और इस मामले को उठाया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बताते खुद इस मामले पर कोई एक्शन या कोई मीटिंग या वकला को तलब करके कोई मुशावरत नहीं की गई। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस बात पर, इस मामले पर ज़रूर आवाज़ उठाई थी, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने ये तमाम जो सूरत
हाल है वो उन वोटर्स, उन मकामी लोगों के सामने रखी थी कि इस मामले को पीपल्स पार्टी ज़रूर उठाएगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा वहाँ इशू है ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के हवाले से, वो है इंटरनेट की प्रोविज़न का, और ख़ासा उस पर जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उस वक्त भी शोर उठा था कि वहाँ पर जो है इंटरनेट की फराहमी, क्या ये भी एक इशू है? बिल्कुल इशू है। खुद हम जब नॉर्दर्न एरियाज़ में थे तो हमें वहाँ की सिम लेनी पड़ी। वहाँ कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर ना तो हम किसी से राब्ते में आ सक रहे थे और एक एक पूरा दिन जो है वो किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो ये मामला तो यहाँ पार्लिमान में भी उठा है, जो एससीओ के हुकाम हैं उनको भी यहाँ पर तलब किया गया है, और अभी भी जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो स्टे पर अभी भी चल रहा है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनकी भी रिकमेंडेशंस हैं जो दीगर कंपनीज़ हैं उनको एक्सेस दिया जाए वहाँ तक, लेकिन अभी तक वहाँ पर ये बिल्कुल इशू है। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि जो दीगर इलाके हैं जैसे नगर ख़ास हो गया, इसके साथ साथ हुंज़ा हो गया, हुंज़ा में हम मौजूद थे तो वहाँ पर ये इशू ज़रूर है। इस तमाम कोरोना की सूरत हाल के बावजूद जब वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस थे तो वहाँ पर ये मुश्किलात ज़रूर तमाम जो तलबा थे उनको पेश आई थी, जिसका वहाँ पर जिक्र भी किया गया था। कोरोना से याद आया कि गिलगित जो है तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है कोरोना वायरस से, तो वहाँ SOPs, हालांकि मजाक ही है, मजाक में मैं बात कर रहा हूँ, सीरियस मत होना, SOPs पे कितना अमल हो रहा है? जो जलसे हो रहे हैं आवाम का, जो ठाटे मारता हुआ समंदर हर सियासी पार्टी के पास है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो तो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा, वहाँ पर कोई जो कोरोना वायरस है वो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि कमर ज़मान कायरा साहब जब वहाँ पर कैंपेन में मौजूद थे तो वो कोरोना का शिकार हुए। उन्होंने वहाँ से टेस्ट करवाया तो वो मुस्बत आया, और उन्होंने कहा कि यहाँ के टेस्ट पे मैं यकीन नहीं करता, इस्लामाबाद जाके करवाऊँगा। फिर उन्होंने इस्लामाबाद से टेस्ट करवाया, वो भी मुस्बत आया। ये ज़रूर होता है कि जो सियासी रहनुमा जलसों में जाते हैं तो क्योंकि उनको ये भी पता होता है कि सामने मीडिया भी खड़ा हुआ है, तो वो तमाम वर्कर्स को मास्क खुद उन सियासी जमातों की तरफ से दिए जाते हैं कि मास्क पहनकर जलसों में शिरकत करें ताकि जो SOPs से मुतल्लिक मैसेज है वो पॉजिटिव ही जाए। लेकिन अगर वहाँ के मकामी लोगों की बात की जाए तो वहाँ पर सच कोई SOPs पर अमल दरामद जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हो, हुंज़ा हो या स्कर्दू, यहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं है। बल्कि जब अगर दूसरी तरफ देखें तो NCOC के जो फिगर्स आते हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर। 100% सही बात कर रहे हैं। मुझे कहते कि आपने क्या पहला हुआ पागल हो गए ऐसी कोई। अच्छा नादिर, साथ ही साथ ये कोरोना के SOPs से जो PDM के SOPs में मसला हुआ था वो भी वहाँ कोई आइस ब्रेक हुई है? आज जो मीटिंग हुई है, क्योंकि पहले जब बिलावल भुट्टो का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब ने जो नाम लिए थे एस्टैब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं उनके, वो नहीं लेने चाहिए थे, फिर आज आपने भी बिलावल का इंटरव्यू किया, तो उसकी थोड़ी तफसील बताइए। देखें, जो माजी में भी अगर आपको याद होगा कि जो भी इतिहाद बना है, जो भी तहरीक चली है, उसमें एतमाद का फुकदान ज़रूर रहा है। अगर आपको याद हो कि जब मौलाना फजल रहमान साहब आज़ादी मार्च उन्होंने शुरू किया तो सबने कहा कि हम शिरकत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब मौलाना साहब ने कहा कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई, मुस्लिम लीग नून समेत ANP भी पीछे हट गई। उसके बाद हमने देखा कि PDM बना तो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आ गया कि मुझे आसिफ जरदारी पर एतमाद नहीं है। फिर उस पर एक नया तनाज़ा सामने आया, उसके जवाब में आसिफ जरदारी साहब का एक बयान सामने आ गया ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़। वो मामला हल हुआ ही तो गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब की तकरीर सामने आ गई। उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो उनको धचका पहुंचा और APC में ये तय नहीं हुआ था कि किसी का नाम लिया जाएगा। फिर जब उस पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो बिलावल भुट्टो साहब ने आज ही जो उन्होंने गुफ्तगू की डॉन न्यूज़ से, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये हकीकत है कि किसी शख्सियत जो है उसका नाम लेने
का फैसला नहीं हुआ था, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया गया था कि किसी का नाम आप ना लें। अब ये होता ही है, एतमाद तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये दावा तो करती हैं, पर्दा डालने की कोशिश तो करती हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन इन तमाम सूरत हाल को देखें तो कहीं ना कहीं ये सामने ज़रूर आता है कि तमाम अपोजिशन जमातों में किसी न किसी नुक्ते पे इख्तिलाफ ज़रूर है। अब ये सारी सूरत हाल होती है, बिलावल साहब कहते हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर हमसे बात। अच्छा, और ये आखिर में मुकम्मल कर दूं, ये जो बात कर रहे थे कि बिलावल ने यह भी कहा है कि अगरचे PDM में शामिल जमातें अलग अलग सियासत करती हैं, लेकिन जमहूरियत और इदारों के आईनी किरदार के बारे में वो एक पेज पे हैं बस। तो उसके बाद जो मर्जी को 19-20 का फर्क है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान की दरसगाहों में ख़ुसूसन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालिबात को हरासा करने के वाक़यात हैं वो तवातुर के साथ रिपोर्ट होते रहते हैं, और अगर ऑन पेपर देखें तो हर यूनिवर्सिटी की एक एंटी हरासमेंट कमेटी भी होती है, मगर जो कंप्लेंट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती। ऐसा ही कुछ आज पेशावर की जो तारीख़ी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ तालिबात ने तंग आकर एक मुजाहरा किया और एक वॉक की, और उनका ये कहना है कि वहाँ जो असातिज़ा हैं वो तालिबात को मुसलसल हरासा कर रहे हैं, और हरासगी के जो वाक़यात हैं वो तवातुर के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ज़रा तालिबात की बात सुन लीजिए। मसला GPA से रिलेटेड हो या एग्जाम से या अटेंडेंस से रिलेटेड मसले हो, तो कहते हैं आप हमारे पास आ जाए, हम आपके ये मसले हल कर देंगे। तो इस तरह जो है वो इसी वजह पर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है। आपको पता है कि हम स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं GPA के लिए, हमें GPA लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ इस स्टूडेंट्स की तो कमज़ोरी यही GPA है, हमें कहते डायरेक्टली नहीं कहते कि आप आ जाइए ऑफिस और ये काम मेरे साथ करें, कहते हैं ऑफिस आ जाए GPA की बात कर लेते हैं, अकेली आ जाए, अकेली आते हैं फिर कहते GPA तुम्हें ऐसे फिर पहले में मिलेगी अगर तुम अकेली ऑफिस ना चली जाओ, एक GPA दे देते हैं, और फिर सारे क्लास में कहते हैं कि देखे ना इसकी वजह से आप लोगों का भी रिजल्ट ख़राब हो गया है। ये मैंने खुद ही वो किया है ना, हुआ है लोगों के साथ, मैंने सुना है। तो यही बात है, और हम इसलिए निकल आए हैं कि हम तो अकेली नहीं जा सकते ना, कि अगर मैं अकेली चली जाऊँ तो मुझे ही फिर टॉर्चर करे। एमन है ना वो लॉ वाली, उसी ने ये किया होगा। तो हम सारे इकट्ठे निकल आए हैं कि एक साथ ये बात हो, यूनिटी। प्रीवियस वीक की ही बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीक में भी हमारे पास 2-3 इस तरीके के केसेस आए हैं, जो कि कुछ उसमें से रिपोर्ट हुए हैं और कुछ जो है तो अननोटिस चले गए हैं। अगर जो रिपोर्ट हुए भी हैं तो उस पर इंतज़ामिया ने कोई अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया। वो एप्लीकेशन उसी तरह पेंडिंग पड़ी हुई है। डिफरेंट किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो काम स्लो से स्लो होता जाए और आखिर में उस चीज़ को लोग भुला दें। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में जो है वाइस चांसलर वो मुस्तकिल नहीं है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की और शायद पंजाब की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं पेशावर में, सिराजुद्दीन। सिराज, ये बताइए कि ये जो वाक़यात हैं तालिबात ने जिस तरह से बयान किया, कोई एक्शन हुआ? सुबह हम जब कवरेज के लिए वहाँ पे पहुंचे, एक बार तमाम गेट्स के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई। हम एज ए आम लोगों की तरह वहाँ पे गए, मोबाइल के जरिए हमने कवरेज की, इनसे बात की, और जब मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया बाकायदा तो किसी ने इंतज़ामिया से जानब से मौक़िफ़ नहीं दिया। इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया इस चीज़ को या कुछ छुपाना चाह रही है या मीडिया पर लाना नहीं चाह रही थी या उनकी ख्वाहिश नहीं थी। जब मीडिया पर सारे आम चीज़ें आई तो मैंने वाइस चांसलर के साथ रब्ता किया, रजिस्ट्रार के साथ किया, जो ऑफिशियल तर्जुमान है उससे भी बात की। उन्होंने साफ कमेंट देने से इनकार कर दिया कि वो नहीं दे रहे हैं। वीसी ने अप्रोच नहीं हुआ है, एक तो वीसी इसके परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम पहले गवर्नर साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर वीसी को एक इंक्वायरी कमेटी के ऊपर उससे फोर्स लीव के ऊपर घर भेजा हुआ है। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो इजाफी चार्ज पे इसको देखते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नहीं है। मेरे वहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें की, उसके मुताबिक एक कंप्लेन उनको बाकायदा तौर पर मौसूल हुई है और इसको बाकायदा तौर पर कमेटी को मार्क किया
गया है और इसके ऊपर उनका कहना है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल सामने आया है, गवर्नर साहब की तरफ से भी किसी किस्म का इस हवाले से अभी तक कोई बयान या कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तालिबात के साथ जो हमारी बात हुई है, कुछ ऑन रिकॉर्ड बातें की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें, उनका कहना है कि वो काफ़ी तौर पर हिरास होती हैं, मुख्तलिफ टेक्टिक्स के जरिए उनको हिरास किया जा रहा है। तमाम टीचर्स नहीं, कुछ टीचर्स हैं और खासकर एक दो टीचर के बाकायदा नाम लेके उन्होंने किया कि वो लोग फ्रंट पे आके सबके सामने ये काम करते हैं, अकेले में बुलाते हैं और फिर लड़कियों को सेक्सुअल हिरास करते हैं और ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने कंप्लेन भी की है मुख्तलिफ तरीकों से, उनके जो कंप्लेंट्स हैं, हिरासमेंट कमेटी फ़ाल नहीं है, एक्टिव नहीं है और वहाँ पे जो एप्लीकेशन जाती है इसको मुख्तलिफ टेक्टिक से डिले करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं होता है। तो मजबूर होकर आज लड़कियों ने बाकायदा तौर पर मिल के निकली हैं और इसके ऊपर एक हफ्ते के अंदर 3 हिरासमेंट केसेस की बाकायदा कंप्लेंट फाइल हुई थी इन लड़कियों के मुताबिक। तो इनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ, तो ये लोग बाकायदा तौर पर फ्रंट पे आए हैं और एहतजाज करें। इनका ये कहना होता है कि इनके अपने टीचर्स होते हैं, कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, वो एक दूसरे के बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इनके जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर ना कोई इंक्वायरी होती है और ना किसी किस्म के एक्शंस होते हैं। तो इसी के ऊपर मजबूर होकर वो लोग निकले हैं और ये करते हैं। कुछ सिराज ये मुझे बताइए कि एक तो अगर हरासमेंट कमेटी नहीं होती या एक्शन नहीं लेती तो और भी कोई मुतबादिल तरीका है नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन जो वहाँ पे प्रोविंशियल कमीशन है स्टेटस ऑफ वुमेन का, या पुलिस कंप्लेंट्स को, इस तरह के मुतबादिल कोई फोरम्स मौजूद हैं जो इन कंप्लेंट्स को देखें? देखिए भाई साहब, कुछ मसाइल होती हैं लड़कियों की अपनी भी, जैसे पुलिस के पास जाना वो सिक्योर फील नहीं करती हैं और दूसरी दूसरे जो कमेटीज आपने बता दी वहाँ पे जाना, फिर घर वालों के साथ वो एक्सपोज हो जाते हैं। नॉर्मली वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शनाख्त जाहिर हो और वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनली सिक्योर तरीके से वो इंक्वायरी करना चाहती हैं, लेकिन इस तरह की इंक्वायरी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुई है। तो इसी वजह से वो मजबूर होकर यूनिटी के तौर पर अपनी शनाख्त को वो छुपा के सामने आई हैं ताकि मतलब एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो। कुछ तालिबात से बात हुई है, उनके ख्वाहिश यही है कि प्रॉपर इसके ऊपर इंक्वायरी हो, सूबाई हुकूमत प्रॉपर तरीके से मतलब फेयर और ईमानदार लोगों के जरिए इस तमाम वाक़ये की मुकम्मल इंक्वायरी हो। जो सीनियर कुछ डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली हिरासमेंट केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और उनका एक पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के चेयरमैन मतलब ये है कि बजाय इसके कि ये जो इदारे हैं या कमेटी तालिबात से तवक्को करेंगे वो आएंगी, कमेटियों को तालिबात के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह भी मसला हल हो सकता है। लेकिन मसला जब वो जो बात कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि जब साथी प्रोफेसर ही अपने साथ वाले को बचाने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा ऐसे ये तो है, लेकिन ये मसले का हल यही है कि अब जो बाकी जो फोरम है वो बच्चियों से रब्ता करें। बिल्कुल कि बच्चियाँ दोबारा उनको क्या पता कि ये मसला हल करेंगे या नहीं करेंगे। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में जो सहाफ़त की हालत है, जब हम समेत जब किसी भी सेंसिटिव मौजू के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे चेहरों से पता लग जाता है कि इस वक्त क्या हालत है। तो आज पाकिस्तान की सहाफ़ी सबसे बड़ी जो तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और यहाँ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इन्होंने मुजाहरे किए हैं और कहा है कि सहाफ़त पर कड़ी सेंसरशिप है, जो इंडस्ट्री की हालत है ख़ासी दिगरगू हैं, जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, एक चैनल 24 की बंदिश का मामला भी उठा और ये सारी बातें हुई। इसी बीच आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्लाह साहब, उन्होंने एक जजमेंट दी है। वो FIA ने एक रावलपिंडी के सहाफ़ी के ऊपर जो है घर पे छापा मारा था, जिसने फिर जो अदालत है उसका रुजू किया। उस पर उनकी जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि FIA पीका कवानीन को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जो ये सारी सूरत हाल है इसको रिव्यू करना चाहिए कि ये तरीक़ा नहीं है कि आप ट्वीट्स को लेकर के और किसी के कहने के ऊपर छापा मारना शुरू कर दें। मगर पीका कवानीन जिस तरह के हैं वो इतने लूज़ हैं कि उसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। किसी भी तरह जब भी आपका मूड हो तो आप कोई ना कोई ट्वीट उठा के किसी भी बंदे के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। और जो सहाफ़ियों पे मुकदमे हुए मज़े के, मसलन मैं आपको एक सहाफ़ी हैं असद अली तूर,
उनका किस्सा सुना देता हूँ। वो जो है उनके ख़िलाफ़ गुज्जर खान में एक साहब ने मुकदमा कर दिया, और वो साहब नोटोरियस हैं फजूल किस्म के मुकदमात करने में, मगर मुकदमा दर्ज हो गया। अब ज़ाहिर है उनको पेशी अदालत में भी करनी पड़ी। अब अदालत में जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं, FIA ने कह दिया कि जी ये तो क्योंकि पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, ये तो हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता। पुलिस जबकि कह रही है कि जनाब ये तो पीका है, ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आता। होना तो ये चाहिए था कि जज साहब जो है इस केस को दाखिल दफ्तर कर देते, मगर जज साहब ने ये कहा कि नहीं, FIA को चाहिए कि वो इस चीज़ को इस पे केस रजिस्टर करे और रिपोर्ट हमें दे। वो जज साहब जो हैं एडिशनल सेशन जज हैं, और जिस तरह से ये सारा केस हुआ, ज़ाहिर है दबाव सहाफ़ी के ऊपर आ जाता है लामहला ही, अगर आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएं। तो अब केस उनका सिंपल है कि उन्होंने उनको अतर मिनल्ला साहब ने बेल दे दी थी, और उसके बाद अब उन्हें बेल कंफर्मेशन के लिए लोअर कोर्ट्स में जाना है और हाई कोर्ट में भी जाना है। तो दोनों सूरतों में अब ना FIA कार्रवाई के लिए तैयार है, ना पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार है, मगर जज साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई तो करेगा। मतलब मियाँ बीबी राजी नहीं है और काजी के साहब कह रहे हैं मुद्दई सुस्त जज चुस्त। हाँ, ऐसा ही है। और तो इस सारी सूरत हाल में देखे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सहाफ़ियों के जो ओवरऑल सूरत हाल है, ख़ुसूसन पीका को लेकर के अच्छी मुझे बात तो बताओ। हाँ। ये असद तूर के जो मैं सिर्फ असद तूर की केस की बात कर रहा हूँ, ये किस स्टेज पर वो आपको बताते हैं कि सर आपने ये जो ट्वीट की थी इससे हमें मसला है और हमें ये मसला है। मतलब अच्छा, मजे की बात है आपकी हर ट्वीट पे मुल्की सालमियत खतरे की टैगिंग हो सकती है। नहीं वो तो यकीनन, लेकिन मतलब फिर भी थोड़ा सा तो मतलब नैरो डाउन नहीं कर सकते। पॉइंट बहुत वैलिड इसलिए है कि जो यहाँ पर असद अली तूर साहब ने जो भी ट्वीट्स की, वो उनको बताया नहीं गया कि किन ट्वीट्स पे उन्हें इतराज है। एक जनरल बस वो हो जाती है कंप्लेंट के यार ये कौमी इदारों के खिलाफ जो है ना ट्वीट कर रहा है तो इसको पकड़ लें। अब वो कहता है कि भाई मुझे दिखा तो दो कि कौन सी ट्वीट है। वो कहते हैं कि जनाब हम आपको नहीं दिखा सकते, हालांकि नॉर्मली तो ये हो सकता है कि ये हाँ नहीं, तो वो जो है इस केस में फिर ये हुआ जब चालान पेश हुआ और जो ट्वीट्स उनकी सामने आई, तो उन्हें देख के मुझे भी अचंभा लगा कि यार मतलब ये तो हल्की ट्वीट्स हैं, उन्होंने मतलब जो असल वाली थी वो तो निकाली नहीं यार, मतलब तो उसमें तो इससे जो सारी सूरत हाल है ये अपने ट्वीट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये तो कुछ था ही। जिसने FIR कटवाई होती है मैं ही केस कराऊंगा तेरे खिलाफ, तो उसको तो पता होगा ना कि उसको कौन सी ट्वीट्स पे गुस्सा है। अच्छा, आप वो तो आपको पता है कि यहाँ भी एक FIR कटी थी बिलाल साहब के, नहीं बिलाल वो जो बिलाल फारूक खिलाफ, वो भी वो बंदा जूस पीने आया था, फिर उसे ख्याल आया कि यार मतलब वहाँ उसने अपने नोकिया 3310 पे देखा कि कुछ ट्वीट्स जो है ना वो गलत हैं। ये कौन लोग होते हैं जो इस तरह की FIRs कटवाते हैं? कुछ पता तुम दोनों को? नहीं, अभी आपको बताते हैं। अभी आपको मैं आपको सारे लोगों के नाम लेता हूँ। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। इस साल जुलाई में जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जंग शुरू हुई थी वो अब आकर बिलाखिर ख़त्म हो गई है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आर्मीनिया मुकम्मल तौर पर हार गया है, अज़रबैजान की जीत हो गई है। कल की बात है कि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने अपने फेसबुक पेज पर यह तस्लीम किया, और ये भी आई थिंक काफ़ी नया अंदाज़ है शिकस्त मानने का, कि कहा तो ये कि जी नहीं हम जीते नहीं, लेकिन उस वक्त तक हम नहीं हारेंगे जब तक हम मानते नहीं हैं कि हम हारेंगे। लेकिन वो माने या ना माने, आर्मीनियन अवाम को पता लग गया है कि वो हार गए हैं। पार्लियामेंट में मुजाहिरीन घुस गए, वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और लग रहा है कि निकोल पशिन्यान साहब का वक्त भी अब ख़त्म ही होने वाला है। निकोल गद्दार है कि नारे लग गए, तो ऐसा ही हो रहा है। अपना सा लगाना, अपना सा लगना, वो हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन अपनों की बात की तो आपको पता है कि अज़रबैजान में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं, तुर्की के झंडे तो बिल्कुल लहराए गए हैं, और तुर्की का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है
इस पूरी जंग में। 90 की दहाई में जब नगोर्नो कराबाख का जो इलाका था वो अज़रबैजान से डी फैक्टो अलग हो गया, दुनिया तस्लीम करती है कि अज़रबैजान का ही हिस्सा था, लेकिन उस वक्त की अज़रबैजानी फ़ौज इसको रख ना सकी। लेकिन फिर अगले 10, 20, 30 सालों में बहुत अपनी मिलिट्री को डेवलप किया है, और अब क्या हुआ है कि एक सीज़ फायर हो गई है नगोर्नो कराबाख में, जिसमें 40% जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है, नॉर्दर्न इलाका, वो अब अज़रबैजान के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया है। 7 सूबे थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, एक्चुअली ज़िले थे, जो अर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिए थे अज़रबैजान के, वो इस महीने की एंड तक या दिसंबर की एंड तक अज़रबैजान को वापस दिए जाएंगे। ब्रेकिंग पॉइंट जंग का ये था कि जो दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है नगोर्नो कराबाख का, उसका नाम है शूशा, और ये एक ज़माने में एक किला होता था और फिर बनते बनते एक शहर बन गया, और ये पहाड़ी इलाके में है। उसको जब अज़रबैजान ने कैप्चर कर लिया तो वहाँ पर फिर बाकू में एक फ़ैसला किया गया कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अज़रबैजान में बहुत लोग कह रहे थे कि जब तक आप स्टेफान कर्ट, जो नगोर्नो कराबाख का जो आप समझे कि कैपिटल है एक तरह से, उसको उस पर हम कब्ज़ा नहीं करेंगे तो ये जंग ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शूशा को सराउंड कर लिया अज़रबैजानी फोर्सेस ने। अच्छा, और वो कैसे? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पे कोई आर्टिलरी फायरिंग नहीं की, ना ही कोई ड्रोन इस्तेमाल किए ऑन द सिटी इटसेल्फ। सिर्फ एक कॉरिडोर है, लाशीन कॉरिडोर, जो इस शूशा और अर्मीनिया को कनेक्ट करता है, एक रोड, उस पर कब्जा किया। और वहाँ पर एक ब्रिज है, और एक वाहिदी ब्रिज है, वहाँ पर एक इजरायली मिसाइल, लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी, LORA कहा जाता है उसको, उससे फायर करके उस पुल को तबाह कर दिया। और जब वो तबाह हो गया तो इसका मतलब है कि ना अर्मीनिया से कोई सामान पहुंच सका, असला पहुंच सका, और ना ही कोई फौजी पहुंच सके। तो फिर अर्मीनिया को रियलाइज़ किया कि अब अगर हम लड़ते रहें तो सिर्फ हमारे ही लोग यहाँ पर ख़त्म और तबाह होंगे। तो अज़रबैजान हैज़ डिक्लेयर्ड विक्ट्री। अब तुर्किश पीस कीपर्स भी वहाँ पर आएंगे और रशियन पीस कीपर्स भी वहाँ पर आएंगे। सबक क्या सीखा जाएगा इस जंग से? अगर हम मिलिट्री प्लानिंग की तरफ देखें तो अगेन के एयर पावर, एयर डोमिनेंस और ड्रोन्स और प्रिसिजन वेपनरी का इस्तेमाल। अर्मीनिया के पास जो असलहा था वो ज़्यादातर रशियन था और काफ़ी पुराना था। तो अर्मीनिया ने जब अज़रबैजान पर रिटेलिएट किया, अज़ेरी शहरों पर स्कड टाइप मिसाइल, ग्राड मिसाइल्स और आर्टिलरी फायर किया, तो उससे सिर्फ सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को ही नहीं हासिल किया। उनका मकसद ये था कि अज़रबैजान इस हद तक प्रोवोक हो कि वो आर्मीनिया पर हमला करें, और अगर ऐसा होता तो फिर जो रशिया के साथ उनकी डिफेंस एग्रीमेंट है वो इनटू प्ले होती। लेकिन ज़ाहिर है अज़रबैजान को पता था कि उनकी यही प्लानिंग है और उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर एक तो तुर्किश वेपनरी की एक इंटरनेशनल शोकेसिंग हुई है, जो ज़्यादातर जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं अज़रबैजान की तरफ से, और डे 1 से आप देख रहे थे कि कितने इफ़ेक्टिव हैं, वो अब दुनिया भर में हाईलाइट हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ तुर्किश वेपनरी भी इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ इजरायली वेपनरी भी इस्तेमाल हो रही है। एंड अब होना क्या है कि अज़रबैजान के लिए इट इज़ अ बिग विक्ट्री। वहाँ पर जो मिनरल रिच और गोल्ड माइंस वाले इलाके हैं वो भी अज़रबैजान के कंट्रोल में आ गए हैं। आर्मीनिया के लिए अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होता है। और इंटरेस्टिंगली इनफ बाय द वे ये दूसरी जगह है जहाँ पर फ्रांस और तुर्की के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, वहाँ पर तुर्की जीत गया है। पहला लिबिया में था जिसमें फ्रांस ने जनरल हफ्तार को सपोर्ट किया, और यहाँ अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में फ्रांस ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया, दोनों तरह हार गया। लेकिन कोई बात नहीं है, फ्रेंच हारते रहते हैं जंगों में। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।